अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमने लेक्चर नंबर 36 CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़ना है, जिसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं सिर्फ वही बताऊंगी, क्योंकि ये जो लेक्चर है इनके अंदर मतलब ये जो लेक्चर हैं ये ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इनके अंदर वही चीज़ें जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर स्ट्रीम मैनिपुलेटर, ये मैनिपुलेटर्स और स्ट्रीम क्या होती है ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। स्ट्रीम मतलब सी इन और सी आउट, दो चीज़ें हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, सी इन और सी आउट वो। और मैनिपुलेशन का मतलब अरेंज करना, ठीक है। मतलब सी इन और सी आउट को अरेंज करना। उसके बाद ये एक लिखा हुआ है सी इन डॉट EOF। EOF का मतलब एंड ऑफ फाइल। सी इन EOF मतलब एंड ऑफ फाइल। COF का मतलब एंड ऑफ फाइल होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सीन बैड। सीन बैड का मतलब ये है कि जो यूज़र ने जो डाटा दिया है कि ये प्रिंट करवा दो, और अगर वो प्रिंट नहीं हुआ तो सीन बैड मतलब हमें बैड शो हो जाएगा वहाँ पर। और सीन गुड का मतलब हमें शो हो गया है, मतलब गुड मीन हमें शो हो गया। और सीन क्लियर सब कुछ क्लियर हो जाए। तो ये इनके छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद आ गया मैनिपुलेटर्स। मैनिपुलेटर जो होते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये हम अरेंज करते हैं। मैनिपुलेटर जो होते हैं वो हम अरेंज करते हैं सी इन और सी आउट को। और मैनिपुलेटर्स वी हैव manipulators that tell about width and number of decimal point of a number being printed। प्रिंट होने से पहले हमें विड्थ और नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स जो होते हैं वो देने होते हैं मैनिपुलेटर्स को, जो प्रिंट करवाते हैं सी आउट या सी इन में, ठीक है। तो मैं वो आगे ये एक MCQs इम्पोर्टेंट है कि फ्लश मीन फ्लशिंग द आउटपुट बफर। ये MCQs है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये बस बेसिक से कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको दे रही हूँ। नॉन पैरामीटराइज्ड जो होते हैं ना, ये नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर, ये हमारे पास होते हैं ये बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। तो आप ये देख लें कि बाइनरी की बेस 2 है, ऑक्टल की बेस जो है वो 8 है, डेसिमल की बेस 10 है और हेक्साडेसिमल की बेस 16 है। तो ये इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए। वो आपको बाइनरी दे सकते हैं कि बाइनरी की बेस बताएं, ऑक्टल की बेस बताएं और डेसिमल या हेक्साडेसिमल की बेस बताएं, तो आपको वहाँ पर बतानी होगी, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर के अंदर वो ये है, ठीक है, कि हमारे पास मैनिपुलेटर है डेसिमल है, डेक, हेक्स, ऑक्ट, एंड लाइन, एंड्स, फ्लश और WS, ठीक है। तो डेसिमल हम क्यों यूज़ करते हैं, यूज़ डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। डेसिमल में कन्वर्जन कर लिए। हेक्स क्यों यूज़ करते हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन के लिए। ऑक्ट क्यों यूज़ करते हैं, ऑक्टल में कन्वर्जन के लिए। तो ये जो 3 है ना ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इनके ये फैक्ट्स के इनका काम क्या है वो याद करने और इनके नेम याद करने। और ये भी याद करें कि डेसिमल के इनकी बेस 10 होती है, हेक्साडेसिमल की जो 16 होती है बेस, और ऑक्टल की बेस 8 होती है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ इससे पिछले पेज के अंदर, ठीक है। और ENDL का मतलब एंड लाइन, मतलब लाइन एंड हो जाए और नेक्स्ट पेज के ऊपर, नेक्स्ट लाइन के ऊपर हमारा सेकंड शो हो, ठीक है। तो ये वाले 3 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 3 आप लोगों ने हर हाल में करने ही करने हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये आ गया है पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर। पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर हम मैनिपुलेटर पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि हमें उसकी विड्थ देनी होती है, ठीक है। तो सेट W का मतलब हमने विड्थ सेट कर दी कि 4 उसकी विड्थ, ठीक है। सेट W का मतलब विड्थ होता है। सेट W अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ फॉर सेट विड्थ। शॉर्ट मतलब शॉर्ट फॉर्म है सेट विड्थ की, मतलब विड्थ सेट करनी है। उसके बाद सेट फिल का मतलब है कि हमारा जो फिल हो गया, मतलब एम्प्टी स्पेस को फिल कर दे। जो स्पेस एम्प्टी होती है उसको फिल करने को सेट फिल कहते हैं। उसके बाद सेट प्रिसीजन का मतलब ये होता है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, जैसे ये 4000.123 आ रहा है तो मैंने प्रिसीजन 2 लिखा है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि पॉइंट के बाद जो यहाँ पर 3 वैल्यू है, लेकिन जब मैंने यहाँ प्रिसीजन 2 लिख दिया तो मुझे पॉइंट के बाद 1 और 2 सिर्फ ये 2 वैल्यूज नजर आएंगी, 3 शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसकी प्रिसीजन के अंदर 2 लिख दिया, तो मुझे पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज शो होंगी। तो प्रिसीजन का मतलब ये है, ठीक है।
और बेस जो है मैं आपको बता चुकी हूँ कि बेस क्या होती है। बेस, द सिस्टम ऑफ बेस टू विच वी वांट टू फॉर्मेट द नंबर। हमारे पास जैसे ऑक्टल की बेस 8 होती है, डेसिमल की 10 होती है और हेक्साडेसिमल की जो है वो 16 बेस होती है। मतलब हम उतने ही नंबर इसके अंदर या बिट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला नहीं करना, ये जो फ्लैग्स आ गए हैं ना, ये कहाँ, ये हम आ गए, ये फॉर्मेट सेट फ्लैग्स। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं ये सारे, ठीक है। आप लोगों ने ये याद करने हैं कि स्किप वाइट, WS का मतलब वाइट स्पेस जो है वो स्किप हो जाए, लेफ़्ट का मतलब हमारा जो डाटा है वो लेफ़्ट हो जाए। हम वैसे जब हम कोई आउटपुट शो करवाते हैं तो हमारा डाटा इस तरफ लेफ़्ट साइड पे शो होता है। अगर हमने लेफ़्ट साइड पे शो करवाना है तो हम लेफ़्ट लिखेंगे, अगर राइट साइड पे शो करवाना है वैसे तो इस तरफ होता है ना हमारा। जब हम डेव C++ के ऊपर कोई आउटपुट लेते हैं तो हमारा डाटा इस तरफ, जब हम ये वाला फ्लैग फॉर्मेट फ्लैग यूज़ करेंगे तो हमारा डाटा राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। इंटरनल मीन लेफ्ट जस्टिफाइड। हमें ना ये सारी चीज़ याद करनी है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ये तीन, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ये तीन इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी करने तो ये सारे ही हैं क्योंकि ये इस चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट है MCQs के भी लिहाज से, और ये आपसे अगर शॉर्ट में पूछ लें ताकि आपको आता हो। उसके अलावा अगर प्रोग्राम भी लिखा हो तो आप लोगों को पता हो, अगर प्रोग्राम कोडिंग आ जाए और कोडिंग के अंदर iOS लेफ्ट लिखा हो तो आपको पता हो कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। ये वही देखिए मैनिपुलेशन, फॉर्मेटिंग मैनिपुलेशन, कि हम कैसे सेट करते हैं। आप फ्लैग यूज़ कर लिया, एडजस्ट फील्ड, तो ये वही चीज़ें हैं जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि उसका काम क्या है, ठीक है। ये लेफ़्ट राइट और इंटरनल का मतलब क्या है कि लेफ़्ट लिखेंगे तो लेफ़्ट पे आ जाएगा, राइट लिखेंगे तो यहाँ पर नीचे ये प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम लिखा हुआ और इसकी ये देखें आउटपुट लेफ़्ट था ऊपर, तो ये देखें यहाँ पर ये लेफ़्ट नज़र आ रहा है ना, ये आपको लेफ्ट नज़र आ रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पे ये देखो राइट लिखा हुआ है तो ये राइट पे आ गया है। उसके बाद उसकी विड्थ सेट कर दी है, माइनस इधर चला गया और बाकी वैल्यू इधर आ गई है। तो ये मेन मकसद है फ्लैग्स का, जो मैं आपको ऊपर समझाना चाहती थी वो इधर आउटपुट के अंदर शो है, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद और कुछ भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं इसी लेक्चर के अंदर जो है लेक्चर नंबर 37 भी कर देती हूँ कवर, क्योंकि ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इनके अंदर छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो फिर इतने एक एक लेक्चर अलग अलग बनाने से बेहतर है एक के अंदर ही कवर करवा देती हूँ। तो इस लेक्चर नंबर 37 के अंदर सिर्फ ये है ओवरलोडिंग, इंसर्जन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। जो इंसर्जन होता है वो होता है सी आउट और जो एक्सट्रैक्शन होता है वो होता है सी इन। तो हम एक प्रोग्राम में के अंदर सी इन और सी आउट को बार बार यूज़ करने को ओवरलोडिंग कहते हैं। मतलब ओवरलोडिंग इंसर्जन एक्सट्रैक्शन क्या होगी कि अगर हम सी इन या सी आउट एक प्रोग्राम के अंदर अगेन एंड अगेन यूज़ करें तो वो ओवरलोडिंग हो जाएगी इंसर्जन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की, ठीक है। ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट तो मैं पहले भी आप लोगों को दे के आ चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स के अंदर। अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर नहीं लिए तो आप जाके वो ओवरलोडिंग वाले लेक्चर सुने ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये देख लें, जैसे सीन जो होता है, सीन को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन, या यहाँ पर भी देखें लिखा हुआ है कि जो ग्रेटर देन का साइन होता है स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और जो लेस देन का साइन होता है वो होता है स्ट्रीम इंसर्जन ऑपरेटर। स्ट्रीम इंसर्जन ऑपरेटर हम सी आउट के साथ यूज़ करते हैं और स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हम सी इन के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसकी ओवरलोडिंग कैसे होती है, जब हम सी इन और सी आउट को बार बार एक फंक्शन एक प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे तो उसकी ओवरलोडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर सिर्फ यही था जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं, इसके अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर भी कवर कर देते हैं क्योंकि उसके अंदर भी वही चीज़ें हैं जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो हम इसके अंदर वो भी पढ़ लेते हैं। ये लेक्चर नंबर 38। तो लेक्चर नंबर 38 के अंदर यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर, जो मैं ये मैनिपुलेटर्स आपको पहले भी बता चुकी हूँ। यूज़र डिफाइंड वो सी इन और सी आउट जो होते हैं वो मैनिपुलेटर होते हैं जिसके हम सेट विड्थ करते हैं, या तो ये वही चीज़ें मैनिपुलेटर्स की वही चीज़ें आएंगी। उसके बाद स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें क्या होती हैं ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। वैसे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट तो मैं आपको दे चुकी हूँ कि ये क्या होते हैं। तो वही स्टैटिक कीवर्ड और स्टैटिक ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर वो दे रहे हैं जो मैं अभी आपको बता देती हूँ ताकि इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
ठीक है, चलते हैं स्टैटिक, ये आ गया स्टैटिक कीवर्ड। तो स्टैटिक कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, समथिंग दैट स्टेशनरी स्टॉप्ड एंड नॉट मूवेबल, मतलब जो मूवेबल नहीं होते, कांस्टेंट होते हैं, मूवेबल नहीं होते, ठीक है, तो एक हद तक यूज होते हैं, उसके बाद स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड को हमने उसको जितना हमने असाइन करना होता है उसको उतनी वैल्यू असाइन कर देते हैं, उसके बाद हम उसको कहते हैं इसके बाद नहीं चलना, तो वो वहीं पर रुक जाता है स्टैटिक कीवर्ड। तो हमारे पास अब यहाँ पर बात आ रही है वेरिएबल्स की, तो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि वन ऑफ द वेरिएबल टाइप इज ग्लोबल वेरिएबल। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि वेरिएबल हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है लोकल वेरिएबल और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। जो वेरिएबल हम मेन फंक्शन के अंदर बनाते हैं, प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन के अंदर, जो मैं यहाँ पर आपको बता भी देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो, ठीक है। मैं आप लोगों को न्यू फाइल ही ओपन कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख लेती हूँ सारा। तो हमारे पास दो तरह के होते हैं वेरिएबल्स, एक होते हैं लोकल वेरिएबल और एक होते हैं लोकल वेरिएबल और एक होते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो हम मेन फंक्शन के अंदर बनाते हैं, लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो हम मेन फंक्शन के बाहर बनाते हैं। जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो मेन फंक्शन के अंदर ही हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो हम मेन फंक्शन के अंदर और मेन के हर जगह, मतलब मेन के अंदर और बाहर दोनों तरफ पे यूज़ कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट जो है मैंने पूरी थ्योरी करके, प्रोग्राम कोडिंग करके मैंने दिखाई हुई है अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर, तो जिसने मेरे वो लेक्चर्स नहीं लिए वो जाके लेक्चर्स लें ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम अब आगे चलते हैं, मैं स्टैटिक कीवर्ड की भी आपको बात बता चुकी हूँ, अब हम चलते हैं आगे। तो ये आ गया स्टैटिक ऑब्जेक्ट। तो स्टैटिक कीवर्ड की तरह ही स्टैटिक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट आप लोगों को पता है कि हम क्लासेस के अंदर बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास को कॉल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट होते हैं वो सिर्फ हम जो क्लासेस, स्टैटिक क्लास और डाटा टाइप के साथ ही बना सकते हैं, ठीक है। और इसको सिर्फ एक बार इनिशियलाइज करते हैं और इसके अंदर स्टैटिक एरिया स्टोर करते हैं, स्टोर इन द स्टैटिक एरिया। और जो हम जो भी चीज़ें इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं वो स्टैटिक एरिया के अंदर स्टोर होती हैं, ठीक है। और इसको एक और चीज़ कि वो इनिशियलाइज इट विद ज़ीरो, हम इसको ज़ीरो से इनिशियलाइज करते हैं। अब हम चलते हैं आगे, उसके बाद आगे क्या आता है देखते हैं। ओके, अब आता है स्टैटिक डाटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास के। जो स्टैटिक डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो स्टैटिक डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास होते हैं, या तो वो स्टैटिक डाटा जो होता है वो स्टैटिक डाटा होता है, मतलब स्टैटिक डाटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास कंटेन ओनली स्टैटिक डाटा एंड स्टैटिक मेथड। जो स्टैटिक मेथड होते हैं मतलब स्टैटिक फंक्शन, मेथड को दूसरी अल्फाज में हम स्टैटिक फंक्शन, मतलब मेथड को दूसरे अल्फाज में हम फंक्शंस कहते हैं। तो स्टैटिक डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास क्या होते हैं, या तो वो ये ऐसे डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास होते हैं जो सिर्फ स्टैटिक डाटा को कंटेन करते हैं या फिर स्टैटिक मेथड्स को कंटेन करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी कंटेन नहीं करते, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट भी हो गया। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 38 भी कंप्लीट है। मैं इसके अंदर ही आपको लेक्चर नंबर 39 भी कवर करवा देती हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर वही पुरानी चीज़ें, पॉइंटर्स और रेफरेंस का वैल्यू से, रेफरेंस से, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, असाइनमेंट, कॉपी, कंस्ट्रक्टर, ये वही चीज़ें जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो इसके थोड़े थोड़े कंसेप्ट मैं आप लोगों को दे सकती हूँ कि पॉइंटर क्या होते हैं। पॉइंटर्स होते हैं, हम पॉइंट करते हैं एड्रेस, मेमोरी एड्रेस की तरफ, तो वो पॉइंटर्स होते हैं, मतलब जहाँ पर हमने कोई वैल्यू, पॉइंटर्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल, ये स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल होते हैं दैट कंटेन अ मेमोरी एड्रेस, जो मेमोरी एड्रेस लेते हैं। ये मेमोरी किसी वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। पॉइंटर का सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है कि ये पॉइंट आउट करते हैं किसी वेरिएबल की तरफ, और ये स्टेरिक साइन से पॉइंट आउट करते हैं। जहाँ पर हम स्टेरिक लगा देते हैं, मैं आप लोग को स्टेरिक, ठीक है,
मैं यहाँ पर आपको स्टेरिक बना के भी दिखा देती हूँ। जब हम कोई पॉइंट आउट करते हैं, एक पॉइंटर बनाते हैं, तो उसके साथ हम ये स्टेरिक का साइन लगा देते हैं, जो हमें ये जाहिर करता है कि ये एक पॉइंटर है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये पॉइंटर्स की बात मैंने कर दी। उसके बाद रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस कैन बी कंसीडर्ड अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर्स एज इट कंटेन मेमोरी एड्रेस। ये जो रेफरेंस होता है, ये देखें, स्टेरिक साइन हम यूज़ करके रेफरेंस करते हैं पॉइंटर को। ठीक है, पॉइंटर्स बिटवीन द डिफरेंस क्या है पॉइंटर्स और रेफरेंस के अंदर? जो पॉइंटर होता है वो एड्रेस रखता है, और जो रेफरेंस होता है वो पूरा वेरिएबल के जो वैल्यू असाइन की होती है वो ले लेता है। ये अब रेफरेंस ऑपरेटर के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स के अंदर, तो आप वो लेक्चर जाके देख लें ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉल बाय वैल्यू, जब हमें किसी कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? It means that the original data remain its place and temporary copy of its main। हम एक टेम्परेरी ओरिजिनल डाटा जो होता है वो अपने प्लेस जगह के ऊपर रहता है, और हम एक टेम्परेरी कॉपी बना लेते हैं और उसको फंक्शन के अंदर पास कर देते हैं। तो ये है हो गया कॉल बाय वैल्यू। और कॉल बाय रेफरेंस, हम रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करके, अब आप लोगों को मैं यहाँ पर रेफरेंस ऑपरेटर भी लिख के दिखा देती हूँ कि रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो जो रेफरेंस ऑपरेटर, अगेन लिख देती हूँ, ये गलत हो गया है। मैं यहाँ पर रेफरेंस ऑपरेटर एंड का साइन, ये उल्टा बन गया, अगेन लिखती हूँ, अब बन गया। तो ये जो एंड का साइन है इसको एम्पर साइन कहते हैं, ये होता है रेफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम किसी वर्ड के साथ लगाते हैं, किसी वेरिएबल के साथ, और वो रेफरेंस हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसके अंदर और क्या है वो देखते हैं। असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन, तो देखें यहाँ पर हमने इंट को आई दिया और उसको मैंने यहीं पर ही 0 असाइन कर दिया, तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन। और यहाँ पर मैंने पहले उसको आई वेरिएबल दिया, देन नीचे अलग लाइन में मैंने उसको असाइन किया, तो ये हो गया असाइन, ये हो गया इनिशियलाइजेशन, और ये हो गया असाइनमेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ये वाली जो चीज़ें ये मैं आपको पहले अपने लेक्चर्स के अंदर भी बता चुकी हूँ। उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर जो होता है, आप लोगों को ये भी मैं पिछली वीडियोस के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिकल के साथ बता चुकी हूँ कि हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो हमसे, और यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर है, एक कंस्ट्रक्टर के नेम को दूसरे कंस्ट्रक्टर, जैसे यहाँ पर मैट्रिक्स है, ये कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर मैंने मैट्रिक्स लिख दिया, तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ। यहाँ पर आ गया है रूल्स फॉर यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये मैं आपको रूल्स वहाँ भी पहले भी बता चुकी हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट एक रूल ये है कि जब भी आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मेमोरी यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर डी एलोकेट मेमोरी ज़रूर करनी है, नहीं तो मेमोरी लीक हो जाएगी। तो फर्स्ट रूल, वी मस्ट डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर फॉर इट। हम जब भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करेंगे तो उसका कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, वी मस्ट राइट एन असाइनमेंट ऑपरेटर फॉर दैट क्लास। हमें असाइनमेंट ऑपरेटर हर हाल में उस क्लास के लिए यूज़ करना ही करना है। we are doing dynamic memory allocation in the constructor, it is necessary to destruct it। ये बात जो मैं आपको सबसे पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पर लास्ट में लिखी हुई है कि जब भी आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कंस्ट्रक्टर की बनाएंगे तो आपको लिए ये हर हाल में ज़रूरी है कि आप उसका डिस्ट्रक्टर भी बनाएं। ठीक है, उसके बाद यूजेज ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये देखें, मैंने ये मैट्रिक्स नाम का एक कंस्ट्रक्टर है जिसको ये आगे M2 और ये M1, तो मैं यहाँ पर उसको असाइन कर देती हूँ, M2 को M1 असाइन करती हूँ, तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर। द सेकंड वे टू राइट, एक ये वे है कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखने का और एक ये वे है कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखने का। ठीक है, बस यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 36 से लेकर 39 तक कवर हो गया। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों की फाइनल की तैयारी भी बहुत अच्छी हो रही है कि मेरे लेक्चर्स को सुनते हुए इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे होंगे। मेरी तो आप लोगों के साथ हैं, आप बस मेहनत करें, जो जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो रेडी करें ताकि आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे हों। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।